ग्रुप पॉलिसी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी ग्रुप पॉलिसी स्टोरेज के बारे में, ठीक है? कि एक हम ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं तो वो कहाँ-कहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है? उसका डेटा कहाँ पे जाता है, ठीक है? तो हमने ये बात की थी लास्ट वीडियो में, ठीक है? तो एक बार उसको फिर से हम क्विक रिव्यू देख लेते हैं उसका कि ग्रुप पॉलिसी जैसे ही एक हम ग्रुप पॉलिसी हमने बनाई थी डेस्कटॉप वाली, ठीक है? डेस्कटॉप वॉलपेपर वाली, ठीक है? तो वो ग्रुप पॉलिसी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रुप पॉलिसी कंटेनर, ठीक है, और ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये वाली जो कंटेनर वाली है ये हमारी कहाँ पे ADDS में होती है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में जाके ये कॉपी हो जाती है, ठीक है? और अगर हम इसको देखना चाहें तो एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल से हम इसको देख सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के कंसोल से, ठीक है? और ये हमारी टेम्पलेट्स ये हमारी कहाँ पे जाती है, सिस वॉल में, ठीक है? सिस वॉल में, ठीक है? अब इसका जो रिप्लिकेशन होता है, ये रिप्लिकेशन किसके थ्रू होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के थ्रू रिप्लिकेशन होता है, ईडी डेटाबेस के थ्रू रिप्लिकेशन होता है। क्योंकि ये जो इसका कंटेनर्स हैं वो कहाँ पे जाके सेव होते हैं, डोमेन्स में, डोमेन्स पार्टीशन में। अगर हम बात करें तो डोमेन्स पार्टीशन में, ठीक है? और ये जो हमारी है सिस वॉल वाली, ये टेम्पलेट्स वाली, ये जाती है हमारी सिस वॉल के अंदर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिस वॉल जो है हमारा रिप्लिकेट होता है फाइल सर्विसेज के थ्रू, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि सिसवॉल क्या होता है। तो दोस्तों सिसवॉल को हम समझ लेते हैं। सिसवॉल क्या होता है, जैसे ही हम कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं तो एक शेयर्ड फोल्डर बन जाता है, ठीक है? एक शेयर्ड फोल्डर बन जाता है, शेयर्ड फोल्डर, ठीक है। अब ये फोल्डर फोल्डर जो बनता है ऑटोमेटिकली, इसका नाम क्या होता है, सिसवॉल, ठीक है? सिस वॉल इसका नाम होता है दोस्तों, सिस वॉल। और ये किस लिए बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमने कोई जीपीओ लगाई, ठीक है, तो उस जीपीओ में भी हो सकता है कोई स्क्रिप्ट हो, ठीक है, और स्क्रिप्ट हो, ठीक है। स्क्रिप्ट के साथ साथ अब वो क्लाइंट के ऊपर जब वो जीपीओ लगने जा रही है तो उसकी टेम्पलेट कैसे एक्सेस होंगी। तो ये ना, ये एक फोल्डर ऑटोमेटिकली इसीलिए बन जाता है ताकि उसके ऊपर स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट का डेटा हो सकता है, टेम्पलेट्स का डेटा हो सकता है, जो कि क्लाइंट मशीन भी एक्सेस करती हैं इसको, और साथ में डोमेन कंट्रोलर के बीच में ये शेयर होता है। मतलब ये जो आपका शेयर फोल्डर बना, ठीक है, ये मान लीजिए एक सिसवॉल बना, ठीक है। पहला डोमेन कंट्रोलर आपने प्रमोट किया, ये सिसवॉल फोल्डर उसके अंदर बन गया, उस डोमेन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा डोमेन कंट्रोलर बना, ठीक है, दूसरा डोमेन कंट्रोलर आपने प्रमोट किया, तो ये सिस फोल्डर उस दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ में शेयर हो जाता है, ठीक है। उस दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ में अपना डेटा शेयरिंग करता है। और इस सिस वॉल से जो हमारी क्लाइंट मशीन होती हैं, जब इनके ऊपर जीपीओ अप्लाई होती है, ठीक है, इनके ऊपर जीपीओ अप्लाई होती है, तो ये यहाँ से स्क्रिप्ट डाउनलोड करती हैं या फिर वॉलपेपर डाउनलोड करती हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट जीपीओ जब हमने डेस्कटॉप की जीपीओ बनाई थी, तो हमने एक शेयर फोल्डर बनाया था, करेक्ट। हमने एक शेयर फोल्डर बनाया था, उसके थ्रू हमने जीपीओ लगाई थी, करेक्ट, उसके थ्रू हमने जीपीओ लगाई थी, ठीक है, एक शेयर फोल्डर। हमें वो शेयर फोल्डर, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि वो शेयर फोल्डर हम किसी ना किसी डोमेन पे बनाएंगे, ठीक है, डोमेन पे बनाएंगे। अब डोमेन कंट्रोलर पे बनाएंगे, किसी ना किसी डोमेन कंट्रोलर पे बनाएंगे। अब वो शेयर फोल्डर आपका जो है ना, दूसरे डोमेन कंट्रोलर उसको एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद क्लाइंट एक्सेस करेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सिसवॉल क्या है, ऑलरेडी शेयर्ड है, और ये शेयर्ड किसके साथ में, सारी डोमेन के डोमेन कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। अब इस पे जैसे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, सेट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर दैट रिसाइड ऑन द लोकल हार्ड डिस्क ऑफ ईच डोमेन कंट्रोलर इन अ डोमेन, ठीक है। हर डोमेन कंट्रोलर पे ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है, और साथ में ये सिंक्रोनाइज भी होता है साथ में। मतलब जो इस डोमेन कंट्रोलर के पास में अगर 3 फाइल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दूसरा डोमेन कंट्रोलर है उसके पास भी 3 फाइल्स होंगी सिसवॉल में, ठीक है। तो मतलब ये सिंक्रोनाइज कर रहा है आपस में। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सिंक्रोनाइज करता है, एफ
FRS और या फिर DFSR। ठीक है, FRS जो दोस्तों हमारा होता है, इन दोनों पे हम आगे चल के नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बात करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, सिसवॉल फोल्डर एक ऑटोमेटिकली फोल्डर बनता है जब हम कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं या डोमेन बनाते हैं। ठीक है, वो उसकी सी ड्राइव में होता है और वो जो ना सिंक्रोनाइज होता है विद ऑल डोमेन कंट्रोलर इन दी डोमेन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई और क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट मशीन्स भी उसको एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों इसके ऊपर फाइल। अब हमें क्या ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हुआ, सिसवॉल तो आ गया जी, सिसवॉल तो ये DC1 के ऊपर है और ये सिसवॉल दूसरा हमारा DC2 के ऊपर है। ठीक है, अब ये आपस में कैसे रिप्लिकेट होंगे, कैसे रिप्लिकेशन इनका होगा ताकि दोनों कंट्रोलर के ऊपर, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर फाइल्स सेम रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दो टेक्नोलॉजी आई थी। पहली टेक्नोलॉजी जो आई थी वो आई थी FRS। ठीक है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी आई थी वो 2000 में आई थी दोस्तों। ठीक है, ये 2000 में आई थी जो कि रिप्लिकेट करती थी सिसवॉल को। ठीक है, बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता था दोस्तों, ये जो ना क्या करती थी कि पूरे की पूरी मान लीजिए इसमें फाइल्स हैं। ठीक है, उनको एक साथ रिप्लिकेट करती थी। ठीक है, ये पूरी फाइल्स हो गई, उनको एक साथ रिप्लिकेट करती थी, तो मतलब एक बिग फाइल रहती थी। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्ट्रीब्यूटेड निकाला। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को मतलब क्या किया, इस जो बिग फाइल को है ना, उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहां से यहाँ रिप्लिकेट किया, मतलब DC1 से DC2 पे रिप्लिकेट किया छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो वो ज्यादा सही था कि छोटे छोटे टुकड़ों में रिप्लिकेट किया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई। अगर आप, मैंने जैसे 2003 पे काम किया, उस टाइम पे FRS की इतने प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि अगर सिसवॉल प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा है। जनरली ये बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस की 2003 और 2008 में भी फेस की हैं। बट हाँ, 2008 के बाद, R2 के बाद, अगर आपने FRS से FRS से DFRS पे मूव कर दिया, DFSR से मूव कर दिया, इसको मूव करने के लिए ना 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं वो बनाऊं, क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे 2003 या 2008 का जो ना फिर से फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा कि एजोर की लाइब्रेरी पे अवेलेबल है उसका OS या नहीं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, ये मैंने किया हुआ है, प्रोडक्शन में किया हुआ है ये। ठीक है, ये प्रोडक्शन में किया हुआ 5 स्टेप्स परफॉर्म किए थे। तो ये जो ना इसके थ्रू आप इस पे मूव हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इसको चल के एक बार देख लेंगे, देखते हैं चल के अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने डोमेन कंट्रोलर पे। अपने डोमेन कंट्रोलर पे दोस्तों जैसे ही हम आएंगे, तो सबसे पहले मुझे सिसवॉल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सिसवॉल ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, डोमेन का नाम स्लैश सिसवॉल। ठीक है, तो ये आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ये हमारा डोमेन का नाम, ये सिसवॉल फोल्डर के अंदर जो है पॉलिसीज और स्क्रिप्ट और स्टार्टर GPO, ये सारी चीजें मिल गई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शेयर फोल्डर है हमारा। ठीक है, और ये हमारा TFS है। ठीक है, TFS है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर फाइल एप्लीकेशन वाला होता तो यहाँ पे ये फाइल एप्लीकेशन लिख के आता। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि जैसे ही हम कोई नई GPO बनाते हैं तो वो इसका टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम नई GPO बनाते हैं। ये GPO बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये GPO के थ्रू हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस GPO के थ्रू, मान लीजिए एक मैं GPO नहीं बनाने जा रहा हूँ, इस GPO के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे। हम इस GPO को नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। और इस GPO को हमने यहाँ पे बना के रिफ्रेश कर दिया।
ये जीपीओ हमारी यहाँ पे पड़ गई। अब मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ। एडिट करने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम अपना एम समझ लेते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने डायग्राम पे ले चलता हूँ, एमएस पेंट पे। ठीक है, एमएस पेंट पे है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, कि ये एक हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये एक हमारा क्लाइंट मशीन है। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट मशीन है विंडोज 10, जो कि डोमेन में है। ठीक है, ये एक हमारा क्लाइंट है जो कि डोमेन है। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों, एक हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक ब्राउजर इंस्टॉल करना है। ठीक है, इन सारी क्लाइंट मशीन्स पे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1000 क्लाइंट मशीन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी क्लाइंट मशीन है। ठीक है, बहुत सारी ये क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन, सर्वर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी क्लाइंट मशीन है। आपको क्या करना है कि जो मेरे सिनेरियो में मैं ले रहा हूँ फायरफॉक्स, मुझे फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है इन सारी मशीन्स के ऊपर। ठीक है, इन सारी मशीन्स के ऊपर मुझे फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, यूजिंग किसका, जीपीओ का। ठीक है, यूजिंग जीपीओ मुझे इन फायरफॉक्स इन सारी मशीन्स पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे वो हम चल के देखेंगे अपनी जीपीओ। आप यहाँ पर फायरफॉक्स लिया है मैंने, कोई भी आप जो है ना, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है फायरफॉक्स यहाँ पर आप, बट एक्सटेंशन आपका डॉट MSI होना चाहिए। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसका नाम, जैसे मैंने फायरफॉक्स को .msi वाले को डाउनलोड किया है पैकेज को। ठीक है, तो आप इजिली सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। तो ये हम करने जा रहे हैं थ्रू जीपीओ। तो सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले मैं अपना क्लाइंट दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है हमारा क्लाइंट मशीन। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप प्रोग्राम्स में देखोगे, प्रोग्राम्स में आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे और एक जीपीओ बना लेते हैं यहाँ पर। जीपीओ बनाने के लिए दोस्तों, ये हमने जीपीओ आपके साथ में मिलकर बनाई है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, एक है कंप्यूटर के थ्रू, दूसरा है यूजर के थ्रू। कंप्यूटर के थ्रू दोस्तों, अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स पे करने जा रहे हो जो कि हमारी कंडीशंस है, तो आप कंप्यूटर के थ्रू जाओ। पर्टिकुलर अगर आप एक दो मशीन पे ही करना चाह रहे हो तो आप यूजर के थ्रू जाओ। कंप्यूटर के थ्रू आपको रिबूट करना पड़ेगा, यूजर के थ्रू आपको लॉग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हर पॉलिसी के लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये हमारा सॉफ्टवेयर सेटिंग वाला आ गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, मैं आपको एक एक करके ये सारी जीपीओ बना के इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आज हम सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं, कल हम विंडोज सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, परसों हम टेम्पलेट्स पे एक और जीपीओ बनाएंगे, फिर प्रेफरेंस पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पैकेज, ठीक है, तो आपके पास पैकेज कहाँ है, मेरे पास ये पैकेज पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको पैकेज को मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको शेयर्ड लोकेशन पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिस वॉल पे डाल देता हूँ। ठीक है, सिस वॉल के अंदर आप यहाँ पे चाहे फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्ट बना दिया और इसके अंदर पैकेज डाल दिया। ठीक है, आपने पैकेज डाल दिया और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फोल्डर का लोकेशन देना है, वो भी शेयर्ड लोकेशन। ठीक है, शेयर्ड लोकेशन के लिए आप क्या करोगे, जो सॉफ्टवेयर फोल्डर हमने बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ पर सिक्योरिटी पे आओगे, तो ये आपको, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से आप देना इसको पाथ को। ठीक है, इसके पाथ को हम यहाँ से इस पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो ये हमारे लोकेशन मिल गई। फिर असाइंड पे क्लिक करना है। ठीक है, असाइंड पे क्लिक करना है और ये आपका लिंक हो गया। अब यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना है कि जो ये सोर्स लोकेशन आ रही है, ये आपको शेयर्ड पाथ आना चाहिए ब्लैक स्लैश करके। ठीक है, आप इस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हो कि ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे सी, ठीक है, सी और ऐसे करके आ रहा है पाथ, मतलब सी कामा स्लैश, ठीक है, तो वो पाथ आपका काम नहीं करेगा क्योंकि वो शेयर्ड लोकेशन नहीं है। शेयर्ड लोकेशन ही यहाँ पर होनी चाहिए। अब क्या है दोस्तों कि हमने शेयर्ड लोकेशन तो बना दी,
ठीक है। अब उस कंप्यूटर को हमें यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी, एनटीएफएस परमिशन, ताकि वो कंप्यूटर इस फाइल को रीड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके अपने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या ऑथेंटिकेटेड यूजर है, बट ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं ये पर्टिकुलर एक कंप्यूटर इंस्टॉल कर रहा है अपने सिस्टम पे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या कंप्यूटर को भी परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारा डोमेन कंप्यूटर है। तो मैं इस पे डोमेन कंप्यूटर को परमिशन दे देता हूँ। डोमेन कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट जो 3 परमिशन आ रही है, रीड एंड एग्जीक्यूट, ये वाली हमें इंपॉर्टेंट है। लिस्ट, फोल्डर और रीड, ये आप डिफॉल्ट आ रही है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अब क्या होगा दोस्तों, अभी ये पॉलिसी अगर मैं सिस्टम विंडोज 10 रिबूट करूंगा जीपी अपडेट अपडेट करने के बाद, तब भी ये नहीं डिप्लॉय होगा। ठीक है, उसके लिए क्यों नहीं होगा, इसके लिए नॉर्मल पॉलिसी होती तो ये हो जाता, बट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में और आपको फोल्डर रिडायरेक्शन की अगर कोई पॉलिसी होती है तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट का नाम है दोस्तों इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ ग्रुप पॉलिसी, इस चीज को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लगाते हो, ठीक है, तो ये आप इस पे लॉगिन करते हो। ठीक है, ये यूजर इसके ऊपर लॉगिन करता है। तो यूजर जैसे ही लॉगिन करता है तो उसको डेस्कटॉप इमेज दिखने लगती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जैसे ही ये इसको दिखने लगता है, ठीक है, ये क्लाइंट क्या करता है कि ये क्लाइंट डोमेन कंट्रोलर से, हमारा ये डोमेन कंट्रोलर से इससे कनेक्ट होता है। यूजर जैसे ही लॉगिन करता है ये कनेक्ट होता है डोमेन कंट्रोलर से, वहां से देखता है कि जीपीयू कोई भी चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। अगर जीपीयू में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस इनिशियल प्रोसेसिंग हो जाती है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो असिंक्रोनस चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिसीज अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कंप्यूटर को, ठीक है, ये कंप्यूटर क्या करता है कि देखता है अनसिंक्रोनस है, जीपीओ को डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, जीपीओ को डाउनलोड कर लेता है, जीपीओ इसके सिस्टम पे आ गए। बट इसको जो चेंजेस करने हैं, ठीक है, चेंजेस करने के लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके लिए टाइम लगेगा, तो ये क्या करता है, उसको इंस्टॉल नहीं करेगा, उसको फोर्सफुली डेस्कटॉप को दिखाने लगेगा। ठीक है, जो हमने पॉलिसी लगाई है कि वो जैसे ही सिस्टम पे ये यूजर लॉगिन करेगा, डेस्कटॉप दिखने के ड्यूरेशन में ही ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें एक ग्रुप पॉलिसी और की सेटिंग एडिट करनी पड़ेगी। वो ग्रुप पॉलिसी हमें क्या लगाना पड़ेगा कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है ये वेट करे, ये हमारा डेस्कटॉप वेट करें कि नेटवर्क में जो चेंजेस हुए हैं उनको डिप्लॉय करने के बाद ही इसको यूजर को ये डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाए। ठीक है, तो ये चीज हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप क्या आओगे, यहाँ पर इसी पॉलिसी के अंदर हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के ऊपर। ठीक है, सर्वर्स पे, सिस्टम्स पे जाएंगे, और सिस्टम के जाने के बाद लॉग ऑन पे जाएंगे, क्योंकि ये लॉग ऑन से रिलेटेड है। तो लॉग ऑन पे यहाँ पे देखिए ऑलवेज वेट, ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर द नेटवर्क एट कंप्यूटर स्टार्टअप एंड लॉग ऑन। ठीक है, हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा, और इसको इनेबल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे, दिस पॉलिसी सेटिंग डिटरमाइन वेदर, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी इज सिंक्रोनाइज। ठीक है, दैट इज दिस इज whether computer wait for the network to be fully initialized during computer startup and user logon. By default, the client computer group policy is not synchronized. Client computer typically do not wait for the network to be fully initialized at the स्टार्टअप एंड लॉग ऑन। ठीक है, तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो आपका कंप्यूटर का फीचर्स है, क्लाइंट कंप्यूटर का फीचर्स है, कि वो वेट नहीं करता है कि क्या डाउनलोड हुआ उसको इंस्टॉल करे, वो सीधे के सीधे डेस्कटॉप दिखा देता है। तो हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई तू पहले इंस्टॉल कर, उसके बाद उसको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखा। ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको इनेबल करने के बाद हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने जीपीओ लिंक की है या नहीं की है।
ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और हम अपने मेन कंसोल पे आ जाते हैं। तो ये जीपीयू हमें किसके साथ लिंक करनी पड़ेगी, इस लैपटॉप के साथ में, ओयू के साथ, क्योंकि लैपटॉप जो हमारा पड़ा हुआ है, विंडोज 10 जो हमारा पड़ा हुआ है, जो क्लाइंट मशीन है हमारी, वो इस ओयू के साथ है। तो हमें यहाँ पर ये जीपीयू भी लिंक करनी पड़ेगी जो हमने अभी बनाई है, सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर इंस्टॉल। ये हमारी जीपीयू लिंक हो गई है। ठीक है। तो लिंक होने के बाद आप यहाँ से भी विंडोज अपडेट पॉलिसी चला सकते हो। तो वो पर्टिकुलर एक कंप्यूटर है इसके अंदर, उसके ऊपर यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ये रन कर देगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंप्यूटर पे आता हूँ। ये कंप्यूटर पे आने के बाद आप यहाँ पर सीएमडी ओपन करोगे। सीएमडी ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर जीपी अपडेट, ठीक है, फोर्स और बूट की मैं कमांड चला देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं, ये क्या होता है, जीपी अपडेट हर 90 मिनट के बाद हर एक सिस्टम के ऊपर बाय डिफॉल्ट चलता है। ठीक है, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली जीपी अपडेट कर रहा हूँ और साथ में बूट भी कर रहा हूँ। बूट का मतलब रिबूट कर रहा हूँ इस सिस्टम को, क्योंकि कंप्यूटर पॉलिसी बिना रिबूट चलेगी नहीं। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ये अपडेटिंग पॉलिसी आने लगा है लिख के। ये क्या करेगा, पहले वहां से चेक करेगा कि कोई अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट होगा तो वो डाउनलोड कर लेगा। देखिए ये आ गई आपकी स्क्रीन पे कि इसको अपडेट मिला है कंप्यूटर से रिलेटेड, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो लिख के आ रहा है, ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट साइड एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन was unable to apply। ठीक है। one or more setting because the changes is must be proceed before system startup आर यूजर लॉग ऑन। ठीक है। तो मुझे सिस्टम को स्टार्ट अप करना पड़ेगा, मतलब रिबूट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अभी रिबूट फेज में है। ठीक है, ये रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। सिस्टम जैसे ही अप आएगा तो ये इसके ऊपर पॉलिसी लग जाएगी। इस ड्यूरेशन में जब तक ये अप आता है, हम फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी क्लाइंट मशीन है। ठीक है। क्लाइंट मशीन है 1 2 3, ऐसे करके मान लीजिए आपके पास 100 क्लाइंट मशीन है। ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी है, जो हम करने जा रहे हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। ठीक है। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डीसी, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर एक हमने जीपीओ बनाई है। जीपीओ किसके लिए बनाई है, कि हमें फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है इन सारी मशीन्स के ऊपर। ठीक है। फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है इन सारी मशीन्स के ऊपर। ठीक है। इन सारी मशीन्स के ऊपर हमें फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है थ्रू दी जीपीओ। तो हमने क्या किया कि इस जी जो फायरफॉक्स है, इसको कहाँ डाला, सिसवॉल के अंदर, एक शेयर फोल्डर के अंदर। ठीक है। सिसवॉल के अंदर एक शेयर फोल्डर के अंदर हमने इसको डाला। ठीक है। और जो क्लाइंट मशीन है, ठीक है, ये डोमेन मशीन है, डोमेन डोमेन कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के हिसाब से हमने एनटीएफएस पे इसको डोमेन कंप्यूटर परमिशन दे दी है। एनटीएफएस डोमेन कंप्यूटर परमिशन दे दी है। ठीक है। डोमेन कंप्यूटर डोमेन। ठीक है। ये हमने किया, जीपीओ बनाया। और जो हमने जीपीओ में क्या किया, इस शेयर्ड लोकेशन को जो सिसवॉल के अंदर है, उसको यहाँ पर जीपीओ के अंदर इसको मैप कर दिया, शेयर्ड लोकेशन को, शेयर्ड लोकेशन को। ठीक है। सॉफ्टवेयर की शेयर्ड लोकेशन, सॉफ्टवेयर शेयर्ड लोकेशन। ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, कि ये कंप्यूटर जो ना, ये अगर जीपीयू ये डाउनलोड कर लेता है, तो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में जो टाइम लगाता है वेट करने का, ठीक है, वो उसकी जीपीयू भी हमने यहाँ पर इनेबल कर दी, ताकि ये वेट करे। उसकी सेटिंग्स को हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया ताकि ये वेट कर सके उसका। ठीक है। तो ये चीज हम, अब ये सिस्टम अप आ गया होगा, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है। तो इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन चालू होगा, तभी ये टाइम लेता है कभी कभी इंस्टॉलेशन जब चालू हो रहा है। तो ठीक है। तो ये देखिए, फायरफॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। आप इसको कंट्रोल पैनल पे भी देख सकते हो।
ठीक है, कंट्रोल पैनल पे भी देख सकते हो कि ये फायरफॉक्स इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, एक नई ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे, लूप बैक पॉलिसी को समझेंगे कि क्या कैसे फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसमें एक दो हम यूएसबी वाले कंसेप्ट भी लेंगे। ठीक है, तो हम उसको चल के देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।